हाय एस्पिरेंट्स, दिस इज़ मनीष। आप देख रहे हैं MBIAS, ठीक है। और ये इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की समरी क्लास की सीरीज़ चल रही है। अभी तक की क्लासेस में मैं आपको फंडामेंटल राइट के 2 पार्ट करा चुका हूँ, जिसमें मैंने राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक के आर्टिकल्स मैंने आपको समझाए थे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो आर्टिकल 19 से यानी 19 से लेकर 22 तक के आर्टिकल समझेंगे, जो कि राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं हल्की सी आपको जानकारी दे देता हूँ, जस्ट ए मिनट, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक है, आप ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और जो कमेंट है ना वहाँ पर आपको पिंड किया हुआ भी मिल जाएगा। तो आप इस पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएं, और जो भी आपको वीडियोज़ या दूसरी नोटिफिकेशन है या अपडेट्स है वो आपको वहाँ पर डायरेक्ट मिलती रहेंगी। चलिए, वहाँ से आपको सिलेबस वगैरह भी मैं आजकल मैं डाल दूंगा, तो जो CSE का जो सिलेबस है वो भी आपको, और दूसरी जो जानकारी जो किताबें वगैरह वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो आगे चलते हैं। इसमें आज हम क्या, मैं आपको बताने वाला हूँ फंडामेंटल राइट के, वो पार्ट 3 बताने वाला हूँ फंडामेंटल राइट का, ठीक है। जिसमें हम आज किसकी बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं राइट टू फ्रीडम की, ठीक है। और इसमें कौन कौन से आर्टिकल कवर होंगे? वो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक कवर होंगे। इससे पहले मैंने 14 से 18 तक कवर किए थे, जो मैंने आपको बताया पिछली वीडियोस में, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम है। अब इस राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से 22 में, तो सबसे पहले हम किस आर्टिकल की बात करने वाले हैं? हम आर्टिकल की बात करने वाले हैं आर्टिकल 19 की, ठीक है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, उसके बाद 29 और 30, ये जो आर्टिकल्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए हैं, ठीक है। तो आज अब हम बात किसकी कर रहे हैं? आर्टिकल 19 की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये जो आर्टिकल है किसके लिए होगा? सिटीजन के लिए होगा। ये मैं आपको यहाँ बुलेट पॉइंट में बता देता हूँ, आर्टिकल लिखा हुआ वहाँ पर है, सिर्फ मैं यहाँ पर कुछ जो कीवर्ड्स हैं वो आपको लिखूंगा और वही सारी चीज़ें समझाऊंगा। सारी चीज़ें नहीं लिखने वाला हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो आर्टिकल्स है वो किसके लिए? सिटीजन्स के लिए, ठीक है जी। पहली चीज़ है किसके लिए है? सिटीजन्स के लिए। दूसरी बात क्या है? आर्टिकल 19 में जो कीवर्ड्स है ना, जो भी पॉइंट्स है, वो 6 प्रकार के फ्रीडम दिए हुए हैं आर्टिकल 19 में, वो मैं लिख देता हूं। सबसे पहले तो होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कैसा फ्रीडम है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। दूसरा जो आर्टिकल 19 में आता है वो आता है हमारा असेंबली, है ना, याद करने का तरीका है। तीसरे नंबर पे एसोसिएशन है, ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें आ जाता है मूवमेंट। इन सब पे भी 1 बाय 1 बात करेंगे। आर्टिकल 19 थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसमें जो जानकारी है, फैक्ट्स है, वो ज़्यादा है थोड़े, ठीक है। फिर आता है रेजिडेंस, और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। उसके बाद जो है इसमें जो लास्ट दे रखा है वो है प्रोफेशन, है ना, यानी व्यवसाय, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के जो फ्रीडम्स हैं, टाइप ऑफ फ्रीडम है, वो आर्टिकल 19 में दिए हुए हैं। जब ये आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया था, तो उस टाइम पे उसमें 7 हुआ करते थे, जिसमें कि 7वां जो था वो था राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज द प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एक तो सेपरेट आर्टिकल था जो आर्टिकल 31 था, और दूसरा इसमें भी पड़ा हुआ था। जब 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 हुआ, तो उसमें आर्टिकल 31 को तो ख़त्म करके, और वो जो उसका जो कंटेंट था, राइट टू प्रॉपर्टी था, उसे लीगल राइट में बदल दिया गया, और वो 300A में चला गया, ठीक है। साथ ही साथ में आर्टिकल 19 में जो 7वां प्रकार का जो फ्रीडम थी, ये खत्म कर दी गई, ठीक है। तो अब इसमें फिलहाल कितने हैं? 6 हैं। 1 बाय 1 इनको हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन देता क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन क्या है? हमें कुछ भी कहने की, कुछ भी व्यक्त करने की आज़ादी देता है। जब हम कोई भी अपनी बात कहते हैं और व्यक्त करते हैं, तो किस माध्यम से व्यक्त करते हैं, वो भी आज़ादी इस आर्टिकल ने हमें दी हुई है। यानी कि हमें कुछ भी ओरली कहने की, या फिर रिटर्न, है ना, रिटर्न फॉर्म में। जब हम स्पीच की बात करते हैं तो कुछ भी मुंह से कहने की, लिख कर देने की हमें आज़ादी है। एक्सप्रेशन में क्या है? हम कोई भी चीज़, जो अपनी भावनाएं हैं उनको व्यक्त कर सकते हैं, जो अपने ओपिनियंस हैं, जो भी अपने फीलिंग्स हैं, जो भी अपने व्यूज़ हैं, वो दूसरों को व्यक्त कर सकते हैं। दूसरों की जो व्यूज़ हैं, अपने व्यूज़ तो दूसरों को व्यक्त कर सकते हैं, किसी दूसरे के व्यूज़ को जिन्हें हमने सुना है, समझा है, जाना है, उन्हें भी किसी दूसरे व्यक्ति को यानी किसी तीसरे व्यक्ति को हम भेज सकते हैं, ठीक है। और किस फॉर्म में हम दे सकते हैं? हम
ओरल फॉर्म में यानी मुंह से बोलकर, लिखित फॉर्म में कोई पिक्चर वगैरह बना के, कोई साइन वगैरह करके, या फिर कोई दूसरी फिल्म वगैरह या कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह बना के, इस तरह से भी, मतलब कोई भी ऐसा तरीका जिससे हम किसी इन्फॉर्मेशन को आगे प्रोवाइड कर सकें, स्पीच और एक्सप्रेशन को, अपनी भावना को या फीलिंग्स को, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और दूसरी चीज़ें जो इसमें आ जाती है वो क्या है, जैसे हमें दूसरा में आ जाता है कि इसमें मैं फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये तो इसका थोड़ा रंग बदल देता हूँ ना, ठीक है, हमें इसमें प्रेस का अधिकार मिल जाता है ना, प्रेस है, न्यूज़पेपर है, ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह छापने का अधिकार मिल जाता है, प्रेस का अधिकार हमें मिल जाता है, मीडिया का अधिकार मिल जाता है ना, न्यूज़ टीवी वगैरह इन सब में, और ये जो जितने भी फिल्म्स आती हैं, जो सीरियल्स आते हैं, उन सब का अधिकार हमें आर्टिकल 19 में मिल जाता है। दूसरा क्या है, न्यूज़पेपर में हमें न्यूज़पेपर छापने का, और दूसरा क्या है, जो न्यूज़पेपर के अगेंस्ट जो प्री सेंसरशिप होती है ना, जैसे कॉलोनियल एरा में होती थी, उससे प्रोटेक्शन का अधिकार भी हमें आर्टिकल 19 में मिल जाता है। हमें जो इसमें अधिकार मिल जाता है आर्टिकल 19 में मिल जाता है, मानकर चलो मेरी किसी दूसरे व्यक्ति से फ़ोन पर बात हो रही है और कोई तीसरा व्यक्ति बिना मेरी जानकारी के, हम दोनों की वार्तालाप, यानी एक तो मैं ए और दूसरा बी, और उन दोनों के बीच की होने की जो वार्तालाप है उसे कोई तीसरा व्यक्ति जो है बिना किसी अनुमति के सुन रहा है, तो उसे बोलते हैं टैपिंग ऑफ, है ना, इसे बोलते हैं टैपिंग। क्या बोलते हैं इसको, टैपिंग। जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस होती हैं उसकी टैपिंग इसको बोलते हैं, और इसके अगेंस्ट अधिकार है हमको, ठीक है, यानी हमारी मर्जी के बिना, या कोई, अब इसका भी अधिकार ना जो बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं उनको होता है, तो बिना अनुमति के कोई भी तीसरा व्यक्ति हमारी बातें नहीं सुन सकता है, ठीक है, तो उसका अधिकार भी हमें आर्टिकल 19 में मिल जाता है। उसके बाद क्या है, हमें अधिकार क्या, पिकेटिंग यानी धरना डालने का अधिकार हमें मिल जाता है, हमें अधिकार, लेकिन स्ट्राइक का अधिकार हमें नहीं है, ठीक है, तो धरना करने का हमें अधिकार है, क्या बोलते हैं इसको, प्रोसेसन बोलते हैं सर, जुलूस वगैरह के लिए बोलते हैं ना, तो वो जुलूस का जो अधिकार है वो तो हमें किस में मिलेगा, असेंबली में मिलेगा, ठीक है, हमें क्या है, पिकेटिंग का अधिकार मिल जाता है, लेकिन स्ट्राइक का अधिकार नहीं। अब पिकेटिंग और स्ट्राइक में समझ लेते हैं, जो पिकेटिंग होती है उसमें हम धरना डालते हैं, लेकिन कोई दुकानें वगैरह हम बंद नहीं करवाते हैं किसी की, ठीक है, लेकिन जब स्ट्राइक होती है तो हम फोर्सफुली क्या करते हैं कि भैया, मतलब मार्केट को या उस कॉलोनी को कोशिश करते हैं कि बंद करने की, तो वो अधिकार आर्टिकल 19 में नहीं मिलते हैं। चलिए ठीक है, अब जब आर्टिकल 19 में हमें इतने सारे अधिकार मिल रहे हैं, तो इसमें कुछ ये जो अधिकार है वो एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कुछ कंडीशंस में इनको रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है, और वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है ना, वो भी हम इसमें आर्टिकल 19 में जान लेते हैं, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है क्या, ठीक है। तो आर्टिकल 19 में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, एक तो क्या है, यूनिटी और इंटीग्रिटी है, यानी एकता और अखंडता, सोवरेनिटी है जिसमें संप्रभुता की बात हो जाती है, या फिर सिक्योरिटी भारत की, ये चार चीज़ें हैं जिसके बेसिस पर हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं आर्टिकल 19 में स्पीच और एक्सप्रेशन को, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ है ना, उनसे फ्रेंडली रिलेशंस को मद्देनज़र देखते हुए, पब्लिक ऑर्डर का ध्यान रखते हुए, मोरालिटीज़ वगैरह, क्या है, डेफेमेशन और इंसाइटमेंट ना, मतलब कोई ऑफेंसेस को इंसाइट कर रहा है, मतलब मैंने कुछ मुंह से गलत बोल दिया जिससे कोई कहीं पर राइट वगैरह दंगे फसाद हो गए, तो उस तरह में फिर हमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अगेंस्ट भी हमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यानी हम कुछ भी नहीं कह सकते, कोई भी ऐसे शब्द का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं जो देश की गरिमा को, अखंडता को, संप्रभुता को और एकता के अगेंस्ट काम करता हो, या फिर किसी इंडिविजुअल की डिग्निटी को भी, है ना, चोट पहुंचाता हो, वहाँ पर भी ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहाँ पर लिखे हैं, आर्टिकल 19 में ही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, वो असेंबली में आते हैं। तो आर्टिकल 19 जो है असेंबली से रिलेटेड में क्या कहता है, आर्टिकल 19 हमसे ये बात कहता है कि सिटीजन्स को पीसफुल असेंबल होने का अधिकार है, और बिना किसी आर्म के, ठीक है। कैसा अधिकार है, पीसफुल, ठीक है। और दूसरा क्या, ये अधिकार है और विदाउट आर्म्स, है ना, यानी आप किसी वेपन के बिना और पीसफुल असेंबली कर सकते हैं, ये आर्टिकल 19 हमें अधिकार देता है। अगेन इसमें कुछ हमारे फिर रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। तो जब हम रिस्ट्रिक्शंस की बात इसमें करते हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस जो हमारे आ जाते हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस किस में आ जाते हैं, एक तो अगेन से असेंबली है ना, तो यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात आ जाती है, ठीक है, सिक्योरिटी की बात आ जाती है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की बात आ जाती है, और असेंबली में यानी कई सारे लोग हैं ना, तो पब्लिक मोरालिटी की भी बात आ जाती है इसमें, ठीक है। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसके बेसिस पर हम असेंबली को रोक सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें पावर आता है वो एसोसिएशन का आता है। तो एसोसिएशन में जो आर्टिकल 19 हमें कहता है, वो क्या कहता है कि हमें यूनियन बनाने का अधिकार है, ठीक है। यूनियन कैसी भी, ट्रेड यूनियन है, कई सब तरह की यूनियन है ना, पार्टी की जो एजुकेशन, वो अपनी
ट्रेड यूनियंस हो गई हैं, एग्रीकल्चर में कई यूनियंस बन जाती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने का अधिकार है, इसमें हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने का अधिकार है, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का अधिकार है, कंपनीज खोलने का अधिकार है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह खोलने का अधिकार है एसोसिएशन में। अगेन से इसमें जो एसोसिएशन में हमें जो रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं वही यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ मतलब इंडिया, यानी कोई भी आप यूनियन या ट्रेड यूनियन ऐसी नहीं बनाएंगे। एक तो इसमें क्या हमें अधिकार जो मिलता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इसमें आता है, यहीं पर मैं लिख देता हूँ ना। तो एसोसिएशन में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिलता है कि आप कोई स्ट्राइक नहीं डाल सकते ना, मतलब आपने एक यूनियन बनाई ट्रेड यूनियन और आप जबरन क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज अपने घुटनों पर लाने के लिए ना आपने स्ट्राइक वगैरह किया, तो उसका अधिकार आपको नहीं है, ठीक है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कई बार जो बंद वगैरह मतलब पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो कई बार भारत बंद वगैरह कई इस तरह के आपने सुने होंगे ना, तो बंद वगैरह लाने की जो कोशिश करती हैं उसका अधिकार नहीं है। खैर ये वाला जो अधिकार जो नहीं है वो इसके अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन है वो स्पीच और एक्सप्रेशन में है ना, ये स्पीच और एक्सप्रेशन में है। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी बंद वगैरह करने की तैयारी करती है ना कि एक पर्टिकुलर एरिया को हम बंद कर देंगे, सीज कर देंगे, तो उसके अगेंस्ट जो अधिकार है वो हमें स्पीच और एक्सप्रेशन में, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं मूवमेंट पे, एसोसिएशन में हमने समझा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं मूवमेंट में, इसको मैं हल्का सा गैप कर लेता हूँ ना, ठीक है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मूवमेंट की। मूवमेंट का मतलब क्या है? मूवमेंट का मतलब क्या है कि जो भारतीय नागरिक हैं, जो सिटीजन है, उसे इंडियन टेरिटरी में किसी भी कोने तक में घूमने का पूरा अधिकार है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये वो एक फीलिंग दे रहा है, वो किस चीज़ की फीलिंग दे रहा है, ठीक है, यूनिटी, फ्रैटर्निटी, ठीक है। और किसके अगेंस्ट का है? ये होता है ना नैरो माइंडेडनेस है, उसके अगेंस्ट ये हमें मतलब जो फील कराने की कोशिश कर रहा है कि भारत एक है और आप कहीं भी घूम सकते हैं, हर जगह भाईचारा है, आप किसी से भी मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ें मूवमेंट में आ जाती हैं, ठीक है। अब इसमें अगेन से जो हमारे थोड़े रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, जो मूवमेंट और रेजिडेंस है ना उसमें जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आने वाले हैं वो सेम आने वाले हैं, ठीक है। तो जब हम बात मूवमेंट की बात करते हैं तो इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के 2 ग्राउंड है। पहला ग्राउंड तो अपने को क्या याद रखना है कि इसका मैं रंग चेंज करता हूँ, ठीक है। तो एक तो इसमें अपने को याद रखना है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ना, मैं ये बात कर रहा हूँ शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, यानी जो कम्युनिटीज़ हैं जो जंगलों में रहती हैं, जो अलग होकर रहती हैं, जिनका अपना कल्चर है, अपनी लैंग्वेज है, अपने कस्टम्स वगैरह है, वहाँ पर आपको घूमने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके कल्चर को डिस्टर्ब करने का अधिकार हमें नहीं है। तो पहला ग्राउंड तो ये है। दूसरा ग्राउंड क्या है? पब्लिक है ना, पब्लिक इंटरेस्ट में है। दूसरा ग्राउंड क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कह लो, मोरालिटी कह लो, ठीक है जी। इसमें क्या है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मतलब किसी उसमें पब्लिक के बीच में खुले तौर पर जाने से मनाही है, जैसे कि इसमें आ जाता है हमारा प्रोस्टिट्यूट्स, ठीक है, या फिर इससे जुड़ी दूसरी चीज़ें जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, कई बार मतलब ऑफेंसेस कर चुके हैं, तो ऐसी जगह पर उन्हें घूमने की आज़ादी ज़्यादा नहीं होती है, रहने की भी आज़ादी उन्हें नहीं है। ये दोनों ही जो ग्राउंड्स हैं वो रेजिडेंस पे भी सेम आ जाएंगे। ये हो गया मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रेजिडेंस में। रेजिडेंस में क्या है? रेजिडेंस में 2 तरह की हमें पावर मिलती हैं, ठीक है, यहां लिख देता हूं 2 तरह की ना, रिसाइड एंड सेटल। जब हम बात रिसाइड शब्द की करते हैं तो उसका मतलब है टेम्परेरी रेजिडेंस, यानी कुछ समय के लिए मैं किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने जा रहा हूँ। और जब हम बात सेटल की करते हैं तो उसका मतलब है परमानेंट वहाँ पर बसना, ठीक है, आगे के लिए पूरे जीवन के लिए वहीं पर बसना और वहीं पर अपनी जितनी भी सारी दिनचर्या वो काम है वो सब वहाँ पर करना, ठीक है। तो रेजिडेंस में जो पावर मिलती है वो इंडियन सिटीज़न को पूरे भारत में किसी भी कोने में रहने की, चाहे वो टेम्परेरी बेसिस पर हो चाहे वो परमानेंट बेसिस पर हो, वो आज़ादी मिल जाती है। अगेन यहाँ पर फिर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, और वो दोनों रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है? एक तो शेड्यूल्ड ट्राइब वाले एरिया में आप नहीं जाओगे ताकि आप उनके कल्चर को, उनके कस्टम्स वगैरह को आप प्रभावित ना करो, उन्हें छेड़ने की कोशिश ना करो। दूसरा क्या है कि आप
ये अगेन से जो रेजिडेंस है ना, वो अगेन से इस तरह के लोगों को, जो प्रोस्टिट्यूट्स है ना, ये पब्लिक इंटरेस्ट में है या फिर जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, कौन है, हैबिचुअल ऑफेंडर्स, ठीक है ना, ऑफेंडर्स। तो इस तरह के लोगों को जो जो पब्लिक एरिया होता है ना, वहाँ पर रहने की, या जो कम्युनिटी वगैरह, जो अलग तरह के लोग, वो पूरी बसी बसाई कॉलोनी है, वहाँ पर इस तरह के लोगों को बीच में रहने की आज़ादी नहीं है। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इस पर लगे हुए, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें आ जाता है लास्ट, वो आ जाता है प्रोफेशन, ठीक है जी। तो प्रोफेशन में क्या है, प्रोफेशन में जो स्टेट है वो अधिकार, वो आपको जो है ना छूट देता है कि आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, आप कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑक्यूपेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ शर्तें हैं, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसमें 2 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो स्टेट सिटीजन्स पर लगाता है। सबसे पहला तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाता है कि अगर मानकर चलो जो आप कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, ठीक है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपके पास ना क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। दूसरा जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो स्टेट लगाता है सिटीजन्स के ऊपर, वो क्या लगाता है कि मानकर चलो कोई बिजनेस है या कोई, ठीक है, बिजनेस की बात कर लेते हैं, कोई ऑक्यूपेशन है, कोई प्रोफेशन है, इसकी बात कर लेते हैं, उसमें स्टेट मोनोपोली करना चाहता है। जैसे कोयला है, अभी तो कोयला का क्या है कि अभी तो इसकी क्या होती है, ऑक्शन होता है ना, प्राइवेट है। मानकर चलो पहले कोयले ना, ये, या फिर रेलवे की बात कर लो, कोयला छोड़ो ना, बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। रेलवे जो बिजनेस है या फिर जो रेलवे इससे रिलेटेड जो ऑक्यूपेशन है, वो पूरे हाथ से किसके हाथ में है, स्टेट के हाथ में है। तो मतलब स्टेट से यहाँ पर हमारा किसका मतलब है, सेंटर का मतलब है, तो स्टेट गवर्नमेंट का मतलब है, जिसका भी मतलब है, ठीक है। तो अब जो रेलवे है उसे कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं कर सकता है, ठीक है। तो किसकी मोनोपोली है, स्टेट की मोनोपोली है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, 2 तरह के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बन जाते हैं। पहला तो आपके पास क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है जी। दूसरा क्या है कि यहाँ मोनोपोली लिख देता हूँ, ठीक है ना, मोनोपोली। और इस मोनोपोली के लिए ना स्टेट को किसी को जस्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। भाई रेलवे तो मैं खोल भी नहीं सकता ना, मेरे जैसा व्यक्ति या अंबानी जैसा व्यक्ति भी, पूरा जो रेलवे का नेटवर्क है वो जो बड़े से बड़ा धनी व्यक्ति भी भारत में नहीं खोल सकता है। छोटे मोटे शहर में तो खोल ले, लेकिन जब वो खोलेगा तो स्टेट अपनी ही मोनोपोली बना कर रखेगा, ठीक है। तो ये जो था, इसी के साथ हमारा आर्टिकल हो गया 19 खत्म, ठीक है। नेक्स्ट हम जो आर्टिकल है उस पर आते हैं। आर्टिकल 20 हमें क्या कहता है, आर्टिकल 20 हमसे कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, ठीक है, फॉर ऑफेंसेस, ठीक है जी। आर्टिकल 20 हमसे क्या कहना चाह रहा है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो इसमें हमें आर्टिकल 2 तरह की पावर देता है, ठीक है। जो इसमें आर्टिकल जो 20 है वो पर्सन के लिए, पर्सन में कैसा है, सिटीजन, फॉरेनर और लीगल पर्सन भी हो सकता है। लीगल पर्सन मैंने आपको पहले भी बताया, लीगल पर्सन कौन होगा, या तो कॉरपोरेशन, या तो कोई कंपनी, या तो ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो तरह की जो पर्सन है उसको 2 तरह की वो मिल जाती है छूट, या जो स्टेट के अगेंस्ट जो काम करे। एक तो है आर्बिट्रेरी एक्शन, ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ, पहले पॉइंट दोनों कीवर्ड लिख देता हूँ ना। एक तो है आर्बिट्रेरी एक्शन, दूसरा हमारे पास जो आ जाता है, वो हमारे पास आ जाता है, वो आ जाता है हमारा एक्सेसिव, ठीक है, पनिशमेंट। कहने का मतलब क्या है कि आर्टिकल 20 हमसे कह रहा है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी स्टेट जो है वो किसी पर्सन पर ना तो आर्बिट्रेरी रिएक्शन कर सकता है, ना ही एक्सेसिव पनिशमेंट दे सकता है। इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं जो आर्टिकल 20 में दिए हुए हैं, वो मैं तीनों प्रोविजंस आपको लिख देता हूं। सबसे पहले जो प्रोविजन आता है वो आता है एक्स पोस्ट, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी क्या ना, एक्स पोस्ट फैक्टो लो, ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टो लो क्या, इसका सबसे पहले मतलब समझ लेते क्या है। एक्स पोस्ट फैक्टो लो क्या है, मतलब क्या है कि मानकर चलो मैंने कोई क्राइम कमिट किया, ठीक है, मैंने कोई क्राइम कमिट किया और ये अभी सन चल रहा है 2023,
ठीक है। 2023 सन चल रहा है और मैंने कोई क्राइम कमिट किया है, तो इस टाइम जो पर्टिकुलर क्राइम है, मानकर चलो मैंने कोई कार चोरी कर ली है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो नियम होगा ना, माफ करना, सुबह के 5 बजे, चलिए। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या कहता है कि 2023 में जब किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, उस टाइम जो लॉ एग्जिस्ट करता है, उस लॉ के अनुसार ही उस व्यक्ति को जो पनिशमेंट है वो मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि 2023 में उसने कोई जो क्राइम कमिट किया और 2025 में जाके उसको एक नया नियम 2025 में जाके उसको एक नया नियम बना के उसको उस हिसाब से रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पीछे समय में पीछे जाकर कोई काम करना, ठीक है। तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट या रेट्रोस्पेक्टिव उसको जो लॉ है वो नहीं लगने वाला है, ठीक है। 2025 में कोई नया नियम बनेगा और फिर उसको उसके हिसाब से सजा मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। इसे बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। मतलब क्या है कि जिस टाइम पर कोई क्राइम कमिट हुआ है उस टाइम पर जो लॉ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जो क्राइम कमिट है ना, जो सज़ा मिलती है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो सज़ा मिलेगी वो कोई लॉ तोड़ने पर मिलेगी, ना कि मतलब मानकर चलो कोई कार चोरी है तो अगर उससे रिलेटेड नियम है वहाँ पर कि कार चोरने पर इतनी सज़ा है तो वो नियम टूटा है, ठीक है। कार के चोरने पर नहीं मिली है भाई, कार के चोरने से रिलेटेड जो नियम टूटा है ना उसके लिए उस व्यक्ति को सज़ा मिलेगी। अगर वो नियम वहाँ पर ना होता तो कार चोर जाने से कोई मतलब नहीं पड़ता, ठीक है। तो मतलब क्या है यहाँ पर अगर कोई नियम टूटता है या कोई क्राइम होता है उस टाइम पर उससे रिलेटेड जो नियम एग्जिस्ट करता है उसी के अनुसार सज़ा मिलेगी। इसे बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। आप समय में पीछे जाकर वो उसको उसको नए नियम से सज़ा नहीं दोगे और हद से ज़्यादा सज़ा नहीं दोगे ना, एक्सेसिव पनिशमेंट भी नहीं होगी। तो ये पहला प्रोविज़न है। दूसरा प्रोविज़न इसमें क्या जाता है, डबल जियोपार्डी। कहने का मतलब क्या है, इस शब्द को छोटा सा ही समझा देता हूं कि किसी भी व्यक्ति को एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। इसे बोलते हैं डबल जियोपार्डी, ठीक है। तीसरा जो इसमें आ जाता है वो आ जाता है सेल्फ कंपल्सन, ठीक है जी। ये हम आर्टिकल 20 की बात कर रहे हैं। सेल्फ कंपल्सन क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसने क्राइम किया है उसे जबरन बाध्य ना किया जाए कि वो खुद से अपना क्राइम ना अपने मतलब सेल्फ विटनेस बने कि हाँ मैंने ये चीज़ की है, जबरन उस पर टॉर्चर करके या कोई भी चीज़ उस पर ज़बरदस्ती उससे। और वो 2 तरीके उसमें, ओरली या लिखित रूप से, ठीक है। यानी ओरल और रिटन वे में किसी भी फॉर्म में किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा कि भैया ये लिख कर दो कि ये जो क्राइम किया है ये तुमने ही किया है, ठीक है। इसे बोलते हैं सेल्फ कंपल्सन है। अब इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ ना वो सिर्फ और सिर्फ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल मैटर में काम करेगा, सिविल मैटर में काम नहीं करने वाला। मानकर चलो कोई जो टैक्स लॉ है, कोई टैक्स है, मैंने कोई टैक्स चुराया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अब आज मैंने टैक्स चुराया और 5 साल बाद उसका पता चला तो उस टाइम पर वो नियम नहीं था। इस केस में हम रेट्रोस्पेक्टिवली जाकर जो हमने टैक्स चुराया, जो टैक्स इवेजन किया है, वो रेट्रोस्पेक्टिव नियम सिविल मैटर्स में लग जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं लगता है, ठीक है। दूसरा क्या है, सेल्फ कंपल्सन जो है ये भी हमारा उसमें ये ठीक है। तो इसमें जो है दूसरी चीज़ें क्या है, लेकिन सेल्फ कंपल्सन के नाम पे क्या ना, ऐसा नहीं होगा कि आप अपने सिग्नेचर देने से मना कर दें, आप अपने ब्लड टेस्ट दे मतलब ब्लड टेस्ट अपना देने से मना कर दें, सीमेंट टेस्ट देने से मना कर दें, अपने शरीर को एग्जिबिट करने से, यानी अपने शरीर को आप उनको दिखाने से मना कर दें कि मैं अपना शरीर आपको नहीं दिखाऊंगा। वो शरीर को एग्जामिन तो करना ही पड़ेगा ना। या दूसरी जो चीज़ें हैं, आइडेंटिटी वगैरह अपनी दिखाने से आप मना कर दें कि भैया मेरे बारे में जो जानकारी वो मैं नहीं दूंगा। सिर्फ क्राइम को एक्सेप्ट नहीं करना है ज़बरदस्ती कि मैंने ही ये किया, बाकी सारी चीज़ों से जानकारी वगैरह वो सब ली जाएंगे ना। जो भी एविडेंस प्रोडक्ट, जो फिजिकल मटेरियल है कि ये किसके पास है, ये कहाँ पर मिलेगा, किसी भी क्रिमिनल से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें उससे निकाली जाएंगी, ठीक है। वो सेल्फ कंपल्सन में नहीं आती हैं। चलिए,
तो नेक्स्ट इसके साथ हमने जो पढ़ लिया है वो हमने पढ़ लिया आर्टिकल 20 पढ़ लिया है। मुझे लगता है आज की इस वीडियो को इतना ही रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर बड़ी हो जाएगी, आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हो। तो बाकी सारी जो है राइट टू फ्रीडम में जो बाकी सारे जो आर्टिकल 21A और आर्टिकल 22 ये सारा जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ यहाँ पर नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।